हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केशव बानू क्लासेस। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पादप एवं जंतु के। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आए हैं और 101% क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये भी फिक्स है। तो साथ में मेरे करते रहिएगा और लास्ट में मुझे आंसर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मौजूद धातु का नाम बताइए। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है क्लोरोफिल का और एक बनता है हीमोग्लोबिन का। आपसे पूछेंगे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है और क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो क्लोरोफिल का पूछा गया है। क्लोरोफिल ए और बी में मौजूद धातु नाम बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल के अंदर धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। यहाँ पर ये हिंदी में लिख रखा है और कई बार आपको इस तरह से साइंस के अंदर भी लिख देगा M/G, मैग्नीशियम। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो आंसर जाएगा आयरन, Fe। इसका सिंबल क्या होता है आयरन का? Fe। और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ये ध्यान रखिएगा, कई बार वो लिख देता है और कई बार साइन दे देता है। तो दोनों हमें आना चाहिए, Mg भी पता होना चाहिए और Fe भी पता होना चाहिए। तो लोहा किसका हो गया? हीमोग्लोबिन का। और मैग्नीशियम किसका हो गया? क्लोरोफिल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है? एकल पुष्प नहीं है और पुष्पों का एक गुच्छा है। यानी कौन से पादप के अंदर जो पुष्प होते हैं वो एकल नहीं होते बल्कि पूरे पुष्प का एक गुच्छा होता है। ऑप्शन देखिए, सूर्यमुखी, गुलाब, चाइना रोज यानी गुड़हल। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चाइना रोज का नाम क्या होता है, चाइना रोज का कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम होता है गुड़हल। ये भी ध्यान रखिएगा। तो सूर्यमुखी, गुलाब, चाइना रोज यानी गुड़हल और नन। दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, सूर्यमुखी। जो सूर्यमुखी का पादप होता है उसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो एक का नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? समूह के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? समूह के अंदर होते हैं, गुच्छों के रूप में होते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहते हैं? जो डीएनए को आगे चलकर जो प्रोटीन को कोड करते हैं उस सेगमेंट को, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? म्यूटोन, इंट्रोन, कोडोन या फिर एक्सोन। म्यूटोन, इंट्रोन, कोडोन या फिर एक्सोन। तो ध्यान रखिएगा, जो थर्ड का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सोन। जो डीएनए का कोडिंग सेगमेंट होता है जिसके द्वारा डीएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोन। तो थर्ड बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा, 3 नंबर वाला। फोर्थ नंबर बात करते हैं लीची। लीची फल का खाने योग्य भाग होता है, यानी लीची फल है उसका जो खाना भाग है वो किससे बना होता है? मध्य फल भित्ति से, अंतः फल भित्ति से, बाह्य फल भित्ति से या फिर एरिल। अंतः फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति या एरिल। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या रहेगा? एरिल। फोर्थ राइट चला जाएगा एरिल। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हींग प्राप्त होती है? तने से, पत्ती से, पुष्प कलिका से या फिर मूल से। तो हींग कहां से निकलती है या हींग किससे बनती है? तो बोलेंगे तने से बनती है। किससे बनती है हींग? तने से बनती है। पौधे के तने से क्या बनती है? हींग बनती है। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देवदार संबंधित है। जो देवदार का पादप होता है वो कैसा होता है ये आपको बताना है। देवदार का जो पादप होता है वो कैसा होता है? एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप, अनावृतबीजी पादप या फिर टेरिडोफाइट। तो देवदार किससे संबंधित होता है? तो बोलेंगे देवदार कैसा है? अनावृत बीजी पादप है। कैसा पादप है? अनावृत बीजी पादप। यहाँ पर कई बार आपको ये भी लिखा हो सकता है जिम्नोस्पर्म। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म बोलो या फिर अनावर्त बीजी पादप बोलो, एक ही बात है। तो कई बार वो इंग्लिश में भी लिख देता है जिम्नोस्पर्म और हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखेगा? अनावर्त बीजी पादप। क्वेश्चन नंबर 7, अनार का खाने योग्य भाग होता है। वही ऑप्शन देखिए, बाह्य फल भित्ति है, मध्य फल भित्ति है, अंतः फल भित्ति है और मांसल बीज चोल।
तो अनार का जो खाने वाला पार्ट होता है, जो खाने वाला भाग होता है, वो क्या होता है? मांसल बीज चोल होता है। क्या होता है? मांसल बीज चोल। ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सीधे डायरेक्ट आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 वाले को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसके आने के चांसेस पूरे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कोशिकांग का अन्य नाम है, जिसका नाम कोशिकांग है, उसको अन्य नाम भी होता है, उसका नाम होता है पैलेड कण। यानी ये बताना है कि कौन सा कोशिकांग है जिसको हम पैलेड कण भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपृथ्वी जालिका या केंद्रिका। कौन सा कोशिकांग है जिसको हम पैलेड कण भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पैलेड कण। इसका उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको आंसर देना पूछेगा कि इसको हम दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा बी, राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेड कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैलेड कण। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए एक बार, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण क्या है? पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण क्या है? बहिःपरासरण, अंतःपरासरण, अवशोषण या पिनोक्रिया। अब जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जब कोशिका है, ये कोशिका है, और कोशिका से जब इसका जीव द्रव्य बाहर निकल जाएगा तो ये कोशिका क्या ऐसे पिचक जाएगी। इस पिचकने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन। और ये जीव द्रव्य कुंचन कब होगा? जब इसका जो अंदर वाला द्रव्य है वो बाहर आएगा कि अंदर जाएगा? बाहर आएगा, बाहर, तो ये कोशिका क्या हो जाएगी? पिचक जाएगी। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिःपरासरण। क्या हो जाएगा? बहिःपरासरण। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, आने के पूरे चांसेस है। पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन का कारण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा? अगर प्लांट है उसको प्रकाश नहीं मिलता है तो उसकी अनुपस्थिति में प्लांट के अंदर क्या बढ़ेगा? जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या पर्णफलक का विस्तारण। ये आए हुए क्वेश्चन है। जल उद्ग्रहण, पर्वों का लंबान, खनिज लवणों का उद्ग्रहण या पर्णफलक का विस्तारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा वो होगा डी, पर्णफलक का विस्तारण। यानी पर्णफलक होगी वो क्या हो जाएगी? विस्तारित होने स्टार्ट हो जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को क्या कर सके? अवशोषित कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अगर हमारे पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर बना दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर जाइए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए और वहां से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ये नोट्स चाहिए साइंस के, जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं रीट की, साइंस और गणित के नोट्स चाहिए, तो वो भी हमें अपलोड करा सकते हैं आपको काफी कम पैसे के अंदर। पहले इसका चार्ज 150 रुपये था, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है और हम आपको ये उपलब्ध देंगे 50 रुपए के अंदर। अगर आपको ये लेना है तो डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर डाले हुए हैं, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। यहाँ पर बच्चे दो चीजों के अंदर कंफ्यूज आते हैं, एक होता है गोल्जी और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ध्यान रखिएगा, डीएनए है वो केवल केंद्रक के अलावा डीएनए दो ही जगह मिलता है, एक तो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक मिलता है आपका हरित लवक के अंदर। एक मिलेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एक मिलेगा आपको हरित लवक के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बाकी कहीं पर भी आपको डीएनए नहीं मिलेगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन उत्तक है परंतु पुष्प और बीज नहीं है। पुष्प और बीज नहीं है, ये ध्यान से देखिएगा। बीजाणु बने हैं, संवहन उत्तक है, लेकिन पुष्प और बीज नहीं है, तो आप उसे किस समूह में वर्णित करेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या नन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सीधा ना जिम्नोस्पर्म और ऊपर लिखा था उसने अनावृत बीजी पादप, तो कई बार जिम्नोस्पर्म लिख देता है, कई बार अनावृत बीजी पादप भी लिख देता है। तो 12th का राइट आंसर क्या होगा?
12th का राइट आंसर होगा वो होगा टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो समूह है उसमें क्या होते हैं, बीजाणु बनते हैं, संवहन होते हैं, लेकिन पुष्प है और बीज नहीं बनते। तो राइट आंसर जाएगा टेरिडोफाइटा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्न में से कौन सा अभ्रूणीय पादप, इंग्लिश में बोलेंगे नॉन एम्ब्रियोफाइट प्लांट का उदाहरण है, यानी वो प्लांट जिसमें एम्ब्रियो नहीं बनता, भ्रूण नहीं बनता, अभ्रूणीय पादप। इफेड्रा, टेरिडियम, रिक्सिया या यूलोथ्रिक्स। क्या क्या ऑप्शन है, इफेड्रा, टेरिडियम, रिक्सिया, यूलोथ्रिक्स। यहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो रखा है। तो 13 के अंदर आंसर वो हो जाएगा डी, यूलोथ्रिक्स। क्या आंसर होगा, यूलोथ्रिक्स है वो कैसा पादप है, अभ्रूणीय पादप यानी नॉन एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करता हूं आप साथ साथ में क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके आंसर मैच कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, नारियल के रेशे, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 14 को भी। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं, या यूं कह सकते हैं कि नारियल के रेशे हैं वो किस भाग से बने होते हैं, बाह्य फल भित्ति से, अंतः फल भित्ति से, मध्य फल भित्ति से या बीज कवच से। बाह्य, अंतः, मध्य या बीज कवच। तो 14 का राइट आंसर क्या जाएगा, मध्य फल भित्ति। किसके बने होते हैं नारियल के रेशे, मध्य फल भित्ति से। जो खाने वाला अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, सफेद कलर का होता है, वो क्या बना होता है, वो बना होता है अंतः फल भित्ति। रेशे बने होते हैं मध्य फल भित्ति, और जो कठोर वाला भाग होता है उसके बाहर, जिसको तोड़ करके हम क्या कहते हैं, जो नारियल निकालते हैं अंदर वाला मेटेरियल निकालते हैं, वो बना होता है बाह्य फल भित्ति से। तो बाह्य, फिर मध्य, फिर अंतः। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15, जलीय या कीट बक्षी पौधा है, ये तो अभी जो पीछे 2-3 एग्जाम हुए हैं उनमें एक में आया हुआ है। जलीय या कीट बक्षी पौधा कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा या इनमें से कोई नहीं। यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ड्रोसेरा, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर होगा वो होगा यूट्रिकुलेरिया। आपको बताना है कि वो पादप जो जल में रहता हो और कैसा हो, कीट बक्षी हो, जल में भी रहता हो और कैसा हो, कीट बक्षी हो, तो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 16 को भी मार्क कर लो, 99% चांस है इसके आने के। साइटोकाइनिन क्या है, पादप एंजाइम है, जंतु हार्मोन है, जंतु एंजाइम है या पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या होता है, तो बोलेंगे सर पादप हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, पादप हार्मोन है, पादप एंजाइम नहीं है, पादप हार्मोन है। ठीक है, ध्यान रखना पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, और एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन जो आपके क्वेश्चन में आता है, एक होता है जिब्रेलिन, एक होता है एथाइन। जो एथाइन गैस आपने सुना होगा जो फलों को पकाने में यूज आती है, वो भी क्या है, एक पादप हार्मोन है। ठीक है, तो ये कुछ पादप हार्मोन के और दूसरे एग्जाम्पल है, इनको भी ध्यान रखने का, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथाइन। फिर क्वेश्चन नंबर 17, पोषक जीव में डीएनए में बाहरी डीएनए के स्थानांतरण की तकनीक क्या कहलाती है। पोषक जीव में, यानी ये सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है कि डीएनए को जोड़ने वाली तकनीक होती है, एक डीएनए में दूसरे डीएनए को जोड़ना है, उस तकनीक का नाम क्या है। ब्लॉटिंग तकनीक, रिकॉम्बिनेशन डीएनए तकनीक यानी पुनर्योजित डीएनए तकनीक, जीन क्लोनिंग तकनीक या पीसीआर। तो एक डीएनए है उसको कट लगा करके उसमें दूसरा डीएनए अपने को जोड़ना है, उस जो जोड़ने की तो तकनीक है, उस तकनीक को बोलते हैं अपन पुनर्योजी डीएनए तकनीक, यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन वापिस से क्या हो गया, रिपीट हो गया है। जो ऊपर आया था प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ेगा, तो बोलेंगे पर्णफलक का विस्तारण, यानी जो पर्णफलक होगी वो बढ़ेगी, चौड़ी हो जाएगी, अपने एरिया के अंदर बढ़ा लेगी। ठीक है, क्वेश्चन 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, सही वाला कथन आपको बताना है। पहला देखिए, पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, ये सही है या गलत है, ये गलत है। पादपों में जल और लवण का जो परिवहन है वो फ्लोएम के द्वारा नहीं होता, वो किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा
गलत। दूसरा देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO से विमुक्त होती है, CO से विमुक्त नहीं होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, गलत। हमें क्या बताना है, सही वाला। तीसरा देखिए, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। और चौथा देखिए, छुई मुई पौधों की पत्तियां कंपा कुंचन दर्शाती है, कंपा कुंचन दर्शाती है। ऑप्शन डी 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रूणीय पादप यानी नॉन एम्ब्रियोटिक प्लांट का उदाहरण है। ये भी वापस से रिपीट हो गया है, जो ऊपर क्वेश्चन आया था वही सेम रिपीट हो गया है। इसका भी आंसर क्या जाएगा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, नारियल के किस भाग से जो रेशे हैं वो किस भाग में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अभी बताया था मध्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति। बाहर से बनेगा कवच, मध्य से रेशे, और अंदर से जो पार्ट होगा, जो खाने वाला भाग होगा व्हाइट कलर का, वो बनेगा। तो तीनों ही ध्यान में रखना। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, बाहर से क्या बनेगा, जो कठोर वाला पार्ट होगा, कठोर वाला भाग जो अंतर है उससे बनेगा खाने योग्य गुदा वाला भाग, खाने वाला भाग जो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और मध्य से क्या बनेंगे, मध्य बनेंगे रेशे, जो जोटी हम बोलते हैं वो बनेगी मध्य से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, सिलिकामय कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 22 को मार्क कर लेना। सिलिकामय कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। पहला है नीलहरी शैवाल, दूसरा है डायटम, तीसरा है कवक, और चौथा है जीवाणु। तो सिलिकामय जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है डायटम्स में। किसमें पाई जाएगी, डायटम्स में पाई जाएगी, डायटम्स में। याद करना इसको, ठीक है। सिलिकामय कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, डायटम्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, यूट्रिकुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लो। ये भी आने वाला क्वेश्चन है आपके पादप और जंतु वाले पार्ट से, कि रूट केप यानी मूल गोप नहीं पाया जाता है। मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है, जलोद्भिद में यानी जल वाले पौधे में, मीजोफाइट में, हेलोफाइट के अंदर, या उद्भिदों में। तो रूट केप है वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो रूट केप उसमें नहीं पाया जाएगा जिसको जल की कमी नहीं होती। और जल की कमी किसको नहीं होती, जो जल में रहते हैं, जो जल में पादप होते हैं उसको जल की कमी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जलीय पौधों यानी जलोद्भिदों के अंदर रूट केप की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जल है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 25, अर्धसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था में जीव में होता है। ये क्वेश्चन तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर कोशिका विभाजन से अगर वो क्वेश्चन उठाएगा तो ये वाला उठाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के किस प्रावस्था में जीव में होता है, जाइगोटिन यानी युग्मक पट अवस्था में, पैकेटिन यानी स्थूल पट अवस्था में, डाइकाइनेसिस अवस्था में, या फिर लेप्टोटिन यानी कि तनुपट अवस्था में। तो जीन विनिमय ध्यान रखना, जीन विनिमय किसमें होता है, पैकेटिन अवस्था में। किसमें होता है, पैकेटिन अवस्था के अंदर, यानी स्थूल पट अवस्था में क्या होता है, जीन विनिमय होता है। गुणसूत्र है वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ के गुणसूत्र यहाँ आ जाएंगे, यहाँ के गुणसूत्र यहाँ आ जाएंगे, इसको बोलते हैं जीन विनिमय, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में होगा, पैकेटिन अवस्था के अंदर होगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26, क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र कहां पर होता है, क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है। तो बोलिए क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, या गोल्गी काई में। कहां पर होता है क्रेब साइकिल, तो क्रेब साइकिल कहां पर होता है, तो क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, रीट के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। क्रेब साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 27, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति होती है। कौन सी कोशिका बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सीधा टिक करके आते हैं केंद्र के अंदर, ठीक है। और वो होता है आंसर हमारा गलत। किसका पूछ रहा है, देखो पादप कोशिका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, पादप कोशिका का।
तो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका के क्या होता है, साइड के अंदर होता है, कोशिका में साइड के अंदर होता है, बीचों बीच नहीं होता। तो क्या बोलेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, परिधीय। क्या होगा इसका राइट आंसर, परिधीय। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा वरना आपकी मिस्टेक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, केले के पौधे की जड़ है, केले के अंदर जो पौधे की जड़ है वो किसका रूपांतरण होती है या कौन से प्रकार की जड़ होती है, आरोही मूल, अवस्थम मूल, श्वसन मूल या अपस्थानिक मूल। केले के अंदर जो जड़ें निकलती है वो कौन सी मूलें होती हैं, तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, वो अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है, किस कोशिका अंगक है वो लाइसोसोम बनाती है, कौन है जो लाइसोसोम बनाता है, केंद्रक, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय या फिर लाइबोसोम। केंद्रक, अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय या फिर लाइबोसोम, कौन है जो लाइसोसोम बनाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या होगा, सी। गोल्जी काय है वो आगे चलकर क्या बनाता है, लाइसोसोम बनाता है। इसकी एक ट्रिक होती है GERL, GERL। तो गोल्जी बॉडी क्या बनाएगा, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रजालिका, और ER आगे चल करके क्या बनाएगी, लाइसोसोम। ठीक है, क्या बनाएगी आगे चलकर, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बना हुआ है, तो बोलेंगे गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, गोल्जी बॉडी से बना हुआ है। आप ट्रिक ध्यान रखना, गर्ल, GERL, GERL। ठीक है, ये इसकी एक ट्रिक होती है क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, नहीं। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम। सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, राइबोसोम होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं। कौन सी कोशिका में होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 31, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमान, डी डुवे, पेलेट या बोवेरी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये तो आपको सीधा याद ही करना है, किसने की थी, अल्टमान ने। किसने की थी, अल्टमान ने खोज की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा बताना है, नहीं वाला बताना है जो सुमेलित नहीं है। अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, ऑर्किड, अधिपादप, और घटपर्णी, जलोद्भिद। ठीक है, वापिस से देखिए एक बार कि अमरबेल तना परजीवी, जो अमरबेल है वो तना के परजीवी होता है, सही बात है। चंदन है वो जड़ की परजीवी होती है, ये भी सही बात है। ऑर्किड है वो एक अधिपादप है, ये भी सही है। और घटपर्णी है वो जलोद्भिद है, ये गलत है। घटपर्णी है वो जलोद्भिद नहीं बल्कि क्या है, एक कीटभक्षी पादप है। कौन सा पादप है, कीट पादप है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। 32 का राइट आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन के द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है, योगदान नहीं करता है, पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है। पवन, जंतु, कवक या फिर जल। पवन, जंतु, कवक या फिर जल। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा, सी, कवक। यानी आप यूं समझिए, इसको सिंपल भाषा में बोले तो क्या, ये किसका बारे में पूछ रहा है, परागण के बारे में पूछ रहा है। यानी वो कौन से कारक है जो परागण में सहायता करते हैं और वो कौन से कारक है जो परागण में सहायता नहीं करते। तो पवन है वो परागण में सहायता करती है, जंतु परागण में सहायता करते हैं, जल परागण में सहायता करता है, लेकिन कवक है वो परागण में सहायता नहीं करता है। तो योगदान नहीं करता है, कौन नहीं करता, कवक नहीं करता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा कवक, यानी कि फंगाई। क्वेश्चन नंबर 34, नींबू का डाइबैक रोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होते। नींबू का डाइबैक रोग का कारण होता है मैग्नीज की कमी, सोडियम की कमी, तांबा की कमी या जस्ता की कमी। किसकी कमी से होता है नींबू का डाइबैक रोग। तो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा तांबा, यानी कॉपर की कमी से होता है। अगर नींबू के पादप में
कॉपर की कमी हो गई तो वहां पर कौन सा रोग हो जाएगा? डाइबेक रोग हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर का साइंटिफिक सिंबल क्या है, तो कैसे लिखोगे? सी और उसके बीच में छोटा यू। ठीक है, ये होता है कॉपर का सिंबल, ध्यान रखिएगा। आज का और लास्ट का फाइनल क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? ठंड और नम के, गर्म और शुष्क में, ठंड और शुष्क के अंदर, या गर्म और नम में? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कैसी स्थिति होनी चाहिए? ठंडी होनी चाहिए और आसपास में क्या होना चाहिए? पानी नहीं होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, क्योंकि पानी होगा तो वो क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। हमें अंकुरित नहीं, उसको क्या करना है? संरक्षित करना है। क्या उसको संरक्षित करना है? तो इसके लिए क्या होनी चाहिए? आसपास में शुष्क स्थिति होनी चाहिए और मौसम कैसा होना चाहिए? वातावरण कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं? बीजों को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये थे आज के 35 क्वेश्चन पादप और जंतु वाले भाग से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नोट्स हमारी टीम दे रही है, तो नोट्स लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो मिलता हूं मैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।